मोबाइल में सॉफ्टवेयर 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, फ्री फ्लैश टूल। दूसरा, पेड डोंगल बॉक्स। ठीक। तीसरा, क्रेडिट बेस्ड सर्वर वर्क। सर्वर। ठीक है। अब फ्री टूल का मसला क्या है? फ्री टूल का मसला ये है कि आपने उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, आपने गूगल खोला, वहां पे फ्लैश टूल का नाम डाला, फ्लैश टूल को डाउनलोड कर लिया और उसको इजीली यूज कर लो, तो वो क्या हो गया? फ्री हो गया। दूसरा ये हो गया पेड, जो आपके बॉक्स और डोंगल आते हैं, जैसे आपका ये हार्डवेयर में माइक्रोस्कोप हो गया, हॉटगन हो गई, सेपरेटर हो गया, ये डॉक्सिन हो गई, ये टूल है। ऐसे ही जो हमारे सॉफ्टवेयर में टूल आते हैं, पेड टूल डिवाइसेज जो आती हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे 6 महीने का होता है, कोई 3 महीने का हो गया, साल भर का हो गया, फिर साल भर के बाद उसको 1 साल का रिन्यूअल कराना पड़ता है, जैसे रिचार्ज होता है वैसा ही। तो वो क्या हो गया? पेड हो गया। लेकिन वो क्या है, उसका एक टाइमलाइन है कि भाई 3 महीने तक आप अनलिमिटेड जितने भी फोन कर लो, 6 महीने में आप 1 फोन करो या 1 लाख फोन करो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। ठीक। दूसरा मेथड तो ये हो गया। तीसरा मेथड ये हो गया जहां पे आपको क्रेडिट बेस, जो सर्वर बेस होता है, वहां पे क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको पर मोबाइल के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब एक फोन के 2 क्रेडिट लग सकते हैं और एक फोन के ही आपके 5 क्रेडिट लग सकते हैं। तो वहां पे क्या हुआ? फोन के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो क्या हो गया? क्रेडिट बेस। तो ये 3 प्रकार से मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है। फ्री तरीके से भी होता है और जो पेड टूल होते हैं जिसमें मंथ और ईयर का होता है उससे भी होता है। उसके बाद जब इन दोनों से नहीं होता है तो फिर क्रेडिट बेस्ड जो वर्क होता है उनसे होता है। ठीक है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे लैपटॉप तो भाई चाहिए। उसके बाद वाईफाई नहीं है अगर, तो मोबाइल से कनेक्टिविटी चाहिए। मतलब इंटरनेट की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी सॉफ्टवेयर में, क्योंकि जो भी सर्वर वाले टूल हैं या जो भी हमारे 6 महीने के साल भर के जो टूल हैं वो तभी रन करते हैं सॉफ्टवेयर हमारे, जब हमारे सिस्टम पर कनेक्टिविटी होगी नेट की। क्यों? क्योंकि उनका सारा जो भी बैकअप में जो भी उनका सर्वर रहता है, जो भी डाटाबेस फाइलें हैं वो सारी उनकी सर्वर पे है, और सर्वर तभी काम करेगा जब आपका नेट कनेक्ट होगा, तो ही वो सॉफ्टवेयर हमारा सर्वर से कनेक्टिविटी बनाएगा और बैकअप में जो भी उसको प्रोसेस करना है बैकग्राउंड में वो तभी वो कर पाएगा। ठीक है। जो फोन के अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मतलब प्रोग्रामिंग एक तरीके से, जो भी उसका सॉफ्टवेयर इंटरफेस जो होता है, किसी भी हार्डवेयर और किसी भी यूज़र के बीच का जो इंटरफेस होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक। अब जैसे भाई मोबाइल है, मोबाइल क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब हम यूज़र हैं, अब हम दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वो कौन सा है? सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन पे क्लिक कर लो तो ही तो एप्लीकेशन खुल रही है, तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया? एक तरीके का इंटरफेस हो गया। ठीक। हार्डवेयर और यूज़र के बीच का इंटरफेस हो गया। तो हर मोबाइल की जो फ्लैश फाइल होती है वो अलग अलग होती है, वो उसके मॉडल के हिसाब से अलग अलग मिलती है नेट पे, और एक ही मॉडल की कई वर्जन की फाइल होती है, एक ही मोबाइल की कई वर्जन की फाइल होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसकी फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है। और अगर बहुत लो क्लास का भी फ़ोन होगा तो ये मान के चलिए 2 से 2.5 GB की फ़ाइल तो उसकी होगी। जितना ज़्यादा फ़ोन की स्टोरेज और रैम होगी उतनी बड़ी उसकी फ्लैश फाइल होगी, क्योंकि उतना बड़ा उसके सॉफ्टवेयर होगा। अगर 128 GB का है तो उसकी और 8 GB की फ़ाइल हो सकती है। अगर 64 GB का फ़ोन है तो उसमें 4 GB की हो सकती है। इसी तरीके से जितनी ज़्यादा उसकी स्टोरेज और उसका रैम बढ़ेगी उतनी बड़ी उसकी फर्मवेयर होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उतना बड़ा साइज़ में हो जाएगा। तो फ्लैश फाइल जो है वो आपको हर मॉडल की अलग अलग डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या लिखवाया? फ्लैश टूल। फ्लैश टूल क्या है?
अब अगर हमको मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डालना है, मतलब जो हमने फिल्मवेयर बताया है, फ्लैशिंग, इसको फ्लैशिंग बोलते हैं। जब किसी फ्लैश फाइल को मोबाइल के अंदर डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्लैशिंग कहते हैं। तो फ्लैशिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी किया कंप्यूटर में फाइल और मोबाइल को ऑन कंडीशन में लगाया और फाइल चली गई, कॉपी पेस्ट कर दिया, मोबाइल में सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे मेमोरी लगाया या आपने कोई डाटा कॉपी करते हो तो वैसे नहीं है, उसका एक रैंडम तरीका होता है अलग। तो उसके लिए क्या होता है कि उसका एक फ्लैश टूल आता है, एक फ्लैश टूल होता है, उसमें हम पहले फाइल को लोड करते हैं, उसके बाद हम मोबाइल को और फ्लैश टूल को कनेक्टिविटी कराने के लिए जो हमने ड्राइवर डाला होता है, जो तीसरा जो पॉइंट है ड्राइवर, जब तक हमारे कंप्यूटर पे ड्राइवर नहीं पड़ा होगा तब तक हमारा फ्लैश टूल और जो मोबाइल है वो आपस में कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे। तो फ्लैश टूल और मोबाइल को आपस में जोड़ने के लिए, फ्लैश टूल और मोबाइल को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी कराने के लिए हमें क्या चाहिए? सिस्टम पे ड्राइवर चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हमको ड्राइवर चाहिए। और फ्लैश टूल का काम क्या हुआ? फाइल को मोबाइल में डालने के लिए फ्लैश टूल का इस्तेमाल होता है, और मोबाइल और फ्लैश टूल को आपस में जोड़ने के लिए ड्राइवर का इस्तेमाल होता है। लेकिन ड्राइवर का मसला क्या है? ड्राइवर का मसला क्या है? आपने सिस्टम पे एक बार उसका ड्राइवर डाल लिया, जब फ्लैश फाइल जो है वो उसके मॉडल के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से? हाँ, और जो आपका ड्राइवर होता है वो उसके चिपसेट के हिसाब से होती है। जैसे मान लीजिए मीडियाटेक है, एक सीपीयू होता है मीडियाटेक। कौन सा? आपने मीडियाटेक का ड्राइवर डाल दिया। अब उसके बाद आप एक मोबाइल कनेक्ट करो या 1,00,000 मोबाइल कनेक्ट करोगे, वो कनेक्टिविटी बनाएगा। उसके लिए आपको बार बार कनेक्टिविटी नहीं करना कि वीवो का फ़ोन आया तो अलग से ड्राइवर डालना पड़ेगा, ओप्पो का आया तो अलग से डालना पड़ेगा। ब्रांड का मसला वहाँ नहीं है, आपने एक बार ड्राइवर डाल दिया, काम हो गया। ठीक, सारी चीज़ें आपको नेट से मिलेंगी। बिना गूगल के, बिना यूट्यूब के आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिना गूगल पर से आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए, हार्डवेयर में उतना यूज़ नहीं होता है नेट का, लेकिन सॉफ्टवेयर का 90% जो यूज़ है वो आपका नेट का ही है, क्योंकि हर चीज़ आपको नेट पे मिलेगी। अगर फ्लैश फाइल चाहिए तो भी आपको नेट पे मिलेगा, ड्राइवर चाहिए तो भी आपको नेट पे मिलेगा, टूल चाहिए तो भी आपको नेट पे मिलेगा, जो बॉक्स डोंगल के सेटअप होते हैं वो भी आपको नेट पे मिलेगा। नई फ्लैश फाइल आई है वो भी आपको सारी A to Z 90% जो यूज़ है वो आपका नेट का है। आप बिना नेट के सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि जितने भी नए टूल आ रहे हैं उनमें क्या है कि अभी हमने आपको बताया ना, जितने भी नए टूल है वो तभी रन करेंगे जब हमारे सिस्टम पर कनेक्टिविटी होगी इंटरनेट की, है ना। बिना इंटरनेट के हमारे टूल रन नहीं करेंगे। फ्लैश फाइल, इसको 2-4 अलग अलग नामों से बोला जाता है। ठीक है, जैसे फ्लैश फाइल हो गया, या फिल्मवेयर हो गया, या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लो, या स्टॉक रोम बोल दो। ठीक है, या फैक्ट्री फिल्मवेयर बोल दो। फैक्ट्री फिल्मवेयर का मतलब ये होता है कि जैसे जो स्टॉक रोम और फैक्ट्री फिल्मवेयर होती है वो ये होती है, जब फैक्ट्री में मोबाइल बनता है उस समय जो उसके अंदर फिल्मवेयर डाली जाती है वो उसका फैक्ट्री वर्जन कहलाता है, फैक्ट्री फिल्मवेयर कहलाती है। उसके बाद जब बाहर आता है, अब हो सकता है हमने कोई दूसरा वर्जन की फाइल डाली हो तो वो अलग वर्जन हो गया, और जब फैक्ट्री के समय जब फाइल डाली जाती है तो वो फैक्ट्री फिल्मवेयर कहलाती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल मोबाइल को कनेक्ट कराओगे पीसी पे तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप फ्लैश टूल से कोई काम कर रहे होगे और आप कनेक्ट कराओगे तो वो कनेक्टिविटी नहीं लेगा, उसके लिए आपको उसमें एक ड्राइवर डालना पड़ेगा। तो फ्लैश टूल और मोबाइल को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो ड्राइवर करता है। कौन करता है? हाँ, अगर सॉफ्टवेयर करना है तो उसके लक्षण भी तो पता होने चाहिए ना कि भाई किस कंडीशन में करना है। अब जैसे अगर चार्जिंग नहीं हो रही तो क्या करोगे? कनेक्टर चेंज करोगे। अगर आवाज़ नहीं जा रही तो माइक चेंज करोगे, पता है। उसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है तो पता होनी चाहिए। FRP, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। क्या होता है?
मतलब जब कोई बंदा किसी फोन को किसी भी तरीके से फॉर्मेट कर दे, क्या कर दे, फॉर्मेट कर दे, तो उसके बाद उसमें एक क्या लगा है, प्रोटेक्शन। ये जो लॉक होता है एफआरपी, ये गूगल की सिक्योरिटी है। किसकी? गूगल की सिक्योरिटी है। इसीलिए इसकी जो सिक्योरिटी है वो जीमेल आईडी होती है। क्या होती है? जीमेल आईडी। जितने भी एंड्रॉइड के फोन, एंड्रॉइड वर्जन 5.0 के बाद के जितने भी हैं, मतलब 5.0 से जितने भी हैं वर्जन, उन सारे फोनों में गूगल अकाउंट ये लग के आता है एफआरपी। भाई प्ले स्टोर जो है, गूगल आईडी जो है वो 5 से स्टार्ट हुई है, मतलब 5 से चला लो नॉर्मल प्ले स्टोर, चला लो कि नहीं चला लो, तो आईडी डालनी पड़ती है उसमें ईमेल की। तो क्या है, मोबाइल में 5 वर्जन से लेके अभी तक जो लेटेस्ट में चल रहा है वो 14 वर्जन चल रहा है। एंड्रॉइड वर्जन 14 आ गया है, सैमसंग में आ गया है 14, और आपका आ गया, ओप्पो में भी आ गया है 14 वर्जन। अभी तक जितने भी वर्जन है उनमें एक ये जो लॉक लग के आता है एफआरपी लॉक लगा होता है। जब भी आपने किसी फोन में जीमेल आईडी डाल दिया तो समझ लो उसको जब भी कोई बंदा, चाहे आप फॉर्मेट करो चाहे आप फ्लैश करो, किसी भी तरीके से अगर आपने उसको फॉर्मेट करा है तो उसके बाद उसमें एफआरपी लॉक लगा होगा। ठीक है, तो ये लॉक भी होता है। एक इसके बाद लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, एफआरपी को लिख लीजिएगा, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। क्या लिखेंगे? हाँ, इसमें ये भी लिख लीजिएगा, एंड्रॉइड 5.0 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? एंड्रॉइड 5.0 से। ठीक, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। जब भी फॉर्मेट करोगे तो उसके बाद ये लॉक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, इसके बाद एक तो आता है आपका एमआई अकाउंट। कौन सा? अब जब एमआई अकाउंट, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि एमआई के फोनों में होगा, तो वो क्या है, एमआई की अपनी एक सिक्योरिटी है। उसमें भी वही चीज है, आपने अगर एमआई अकाउंट बनाया होगा, एमआई क्लाउड, तो जब भी आप एमआई के फोन को फॉर्मेट करोगे तो पहले तो उसमें एफआरपी तो मांगेगा ही मांगेगा, उसके बाद उसमें एमआई अकाउंट मांगेगा। क्या मांगेगा? इसी तरीके से आपकी हुआई आईडी आती है। कौन सी? हुआई या हॉनर। हॉनर के फोनों में आपको जब फॉर्मेट करोगे तो एफआरपी मिलेगी, उसके बाद क्या मिलेगा? हुआई आईडी मिल गई। इस तरीके से 2-4 अलग अलग ये सारी चीज़ें मिलती है। अब इसके बाद वीवो का भी आता है, वीवो अकाउंट आता है, सैमसंग में सैमसंग अकाउंट आता है, लेकिन ये बहुत रियल केस में मिलता है। हॉनर हुआई में मिलेगा और एमआई में मोस्टली मिलेगा। ठीक, अब ये कौन सा लॉक होता है? ये केजी एमडीएम लॉक वो लॉक होता है जब कोई बंदा कहीं से मोबाइल को फाइनेंस कराए, जैसे टीवीएस से करा लिया, किससे? टीवीएस से करा लिया, या आपने बजाज से करा लिया, होम क्रेडिट से करा लिया, एचडीबी से करा लिया, या किसी बैंक से करा लिया। बैंक भी फाइनेंस करती है, मोबाइल लैपटॉप सब करती है। किसी भी फाइनेंस से जब आप फाइनेंस कराओगे और उसके बाद जब कोई बंदा उसकी किस्तें नहीं भरता है तो क्या करती है कंपनी? 1 से 2 दिन देखती है, पहले 2 दिन का टाइम देती है, उसके बाद बाउंस चेक लगाएगी। अगर आपने एटीएम दिया हुआ है, ऑटो डेबिट उसका इनेबल है, तो पहले तो बाउंस लगाएगी। जब आप 2 दिन के बाद अगर आपने किस्त नहीं दिया तो तीसरे दिन के लिए आपको नोटिफिकेशन देगी कि 3 दिन, अगले दिन आपका लॉक हो जाएगा फोन। और फिर तीसरे दिन क्या होगा? स्क्रीन में एक लॉक लिख के आएगा, फाइनेंस लॉक या टीवीएस लॉक, और उसमें लिख के आएगा कि आपका फोन जो है वो इसलिए लॉक हो गया है क्योंकि आपने इस मंथ की इसकी किस्त जो ईएमआई होती है वो जमा नहीं करी है। अगर आपको जमा करना है तो वहां पे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहेगा, नीचे वहां पे एक पे का ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे ही आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सबका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको पेमेंट करनी है, जैसे जिसको करनी है वो वहां से पेमेंट कर सकता है, पेमेंट कर दोगे खुल जाएगा लॉक। बाकी इस लॉक को खोला नहीं जाता है, खोलना, इस लॉक को खोलना इलीगल होता है, लेकिन नॉलेज के लिए आपकी हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, ताकि अगर कभी कोई फोन आए तो आपको पता हो कि उसमें कौन सा लॉक लगा हुआ है। तो उस लॉक को बोलते हैं केजी और एमडीएम लॉक। ठीक है, बाकी ये इलीगल वे में, इलीगल में आता है और इसको इंडिया में ये बैंड है, इसको नहीं करना है। ठीक है, इसी की तरह एक एडमिन लॉक आता है। हाँ, उसमें भी वही चीज होती है जो प्राइवेट फाइनेंस होता है। जैसे ये तो कंपनियां हो गई, अब बहुत से क्या होते हैं प्राइवेट फाइनेंस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन आती है लॉक करने की, एक की देते हैं वो लोग, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एडमिन लॉक लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपने फोन को फॉर्मेट करा तो फॉर्मेट तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हर 2 घंटे के बाद फोन आपका ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा।
उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दिया है, मतलब कुछ ऐसा कर दिया है कि हर 2 घंटे के बाद क्या हो, फोन रीसेट हो जाएगा। तो वहाँ पे टाइमिंग भी शो करती है और बताता भी है योर डिवाइस रीसेट सून, आगे टाइम लिख के आएगा 1 घंटा जितना ही बचा होगा। जैसे टाइम ओवर होगा फोन अपने आप बंद होगा, अपने आप रिस्टार्ट होगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये भी इलीगल ही होता है इसको भी खोलना। बाकी नॉलेज के लिए बता दे कि अगर आपके पास कोई फोन आए और अगर इस कंडीशन में हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा लॉक लगा हुआ है, ठीक। तो ये भी एडमिन लॉक कहलाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं ये सारी आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटिव होती हैं। बाकी कैमरा नॉट वर्किंग लिख के आ रहा है, आपके मोबाइल का टच नहीं चल रहा है या आपके मोबाइल में साउंड नहीं चल रहा है, ये भी बहुत हद तक आपका सॉफ्टवेयर से होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका उस फ़ोन में अगर ये जो प्रॉब्लम ने बताई है अगर इससे कोई समस्या होगी तो वो पहले से ही गूगल पर अवेलेबल होगा। भाई हमसे पहले भी किसी ने करा होगा, या मान लीजिए जैसे आपने अगर सॉफ्टवेयर करा उसके बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही, टच नहीं चल रहा है, तो एक बार वो सॉफ्टवेयर से चांस हो सकता है। या पहले कैमरा चल रहा था, आपने सॉफ्टवेयर करा उसके बाद नहीं चल रहा है, तो हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर बदल गया हो, करप्ट हो, इसलिए वो नहीं चल रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं वो भी आपकी हार्डवेयर से भी हो सकती हैं और सॉफ्टवेयर से भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे J2 है, क्या है J2 में क्या है, कैमरा नॉट वर्किंग लिख के आता था, एरर। अब आदमी सोचता है कैमरा ख़राब है या उसकी हार्डवेयर से दिक्कत है, लेकिन उसमें क्या है कि आप अगर सॉफ्टवेयर कर दोगे तो उसका कैमरा सही हो जाता है। जैसे J6 हो गया, कौन सा J6 हो गया, और आपका J2 कोर हो गया, J7 हो गया। इन J सीरीज़ के जो सैमसंग के फ़ोन आते हैं उनमें बहुत से ऐसे मॉडल हैं जिनमें क्या है कि अगर कस्टमर ने अपडेट करा फ़ोन को, क्या किया, अपडेट करने के बाद टच रुक जाता है, टच वर्क नहीं करता है। कस्टमर कहता है भैया रात में अपडेट किया था, अब ये इसका टच नहीं वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका टच भी बदलने को हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस काहे के सॉफ्टवेयर से, क्योंकि हो सकता है जो नया वर्जन कंपनी ने अपडेट दिया हो, जो अपडेट किया हो फ़ोन को, उसमें हो सकता है टच की फाइल मिस हो, जो उसकी फर्मवेयर को बनाया गया है उसमें हो सकता है कि जो टच की फाइल है उसको मिस कर दिया हो, इसलिए वो बाकी सारा काम तो करेगा लेकिन टच का काम नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, उसके पहले का जो उसका वर्जन है सॉफ्टवेयर का वो डाल देंगे, तो क्या होगा, मतलब जो रनिंग वर्जन है वो डाल देंगे, तो क्या होगा, टच काम करने लगेगा उसका। ये भी दिक्कत आती है। बहुत से हॉनर के फ़ोन होते हैं जिनमें क्या होता है कि साउंड नहीं आता है, सॉफ्टवेयर करने के बाद साउंड नहीं आता है, मतलब स्पीकर वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उसमें भी क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। बहुत सी कंडीशन है जो ज़्यादा चांस हार्डवेयर के होते हैं, लेकिन उनमें बहुत से चांस ऐसे भी होते हैं कि सॉफ्टवेयर से भी हो जाए। ये हम बॉक्स डोंगल को कौन सा बता रहे हैं आपको, जो आपको 6 महीने, 1 साल, 3 महीने के लिए मिलेगा, जो हमने बताया ना दूसरा वाला मेथड, ये वो है। तो इनमें क्या है कि बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ आपको हार्डवेयर के थ्रू मिलेंगे, कुछ आपको डायरेक्ट मिलेंगे। किसी में आपको क्या मिलेगा कि सॉफ्टवेयर रहेगा, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, आपने डाला टूल खुल जाएगा। कुछ में क्या होता है कि एक पीकी आती है, कार्ड रीडर, जैसे आपका वो होता है मेमोरी कार्ड रीडर होता है, वैसा ही आता है जो पीकी जो होता है वो स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। जो हमारा जो हार्डवेयर में जो हमारे एक कार्ड लगा रहता है स्मार्ट कार्ड, उसका क्या है जब आप लगाओगे और सॉफ्टवेयर को खोलोगे तो वो आपस में कनेक्टिविटी बनाता है स्मार्ट कार्ड के थ्रू, तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है, ठीक है। तो कुछ हार्डवेयर के भी आते हैं, बाकी अब के टाइम पे जो चल रहा है वो ज़्यादातर उन्होंने आईडी पासवर्ड पे कर दिया है, हार्डवेयर वाला जो सिस्टम है उसको लगभग ख़त्म कर दिया है। बाकी बहुत से भी आ रहे हैं, और अब जो आ रहे हैं वो ऑनलाइन भी आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले इतने बड़े बड़े बॉक्स आते थे सॉफ्टवेयर के, इतने बड़े बड़े बॉक्स आते थे, पूरा उसके अंदर हार्डवेयर होता था, पूरी प्रोग्रामिंग होती थी सॉफ्टवेयर की।
अब क्या करा उन्होंने, पूरी प्रोग्रामिंग को सर्वर के ऊपर रख दिया, डाटाबेस को, और डायरेक्ट टूल दे दिया। तो उससे क्या होगा, इजी वर्क करेगा और फास्ट वर्क करेगा, क्योंकि सर्वर पर रहेगा तो इजी रहेगा और फास्ट काम करेगा, परफॉर्मेंस उसकी स्पीड अच्छी होगी। ठीक, यूएमटी डोंगल। तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर का काम है वो हमारा इन्हीं 3 बॉक्स सॉफ्टवेयर के आगे पीछे घूम रहा है, मेन जो काम है। उसके बाद भी बहुत से टूल आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वर्क करते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं और उनमें क्या है कि पर्टिकुलर वो कुछ अलग ही किस्म के बने होते हैं। जैसे आपका जो चिमड़ा एक टूल आता है, चिमड़ा करके नाम से आता है, वो क्या है कि वो स्पेशल सैमसंग के लिए बना है। किसके लिए? सैमसंग के लिए। और कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता है कि उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया हो कि वो वर्ल्ड के दुनिया के सारे फ़ोन को सारा काम कर दे। ऐसा अभी तक ऑल ओवर कहीं पे भी अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है। किसी में कुछ कमियां होती है, किसी में कुछ खासियत होती है। इसीलिए क्या है कि अगर आप सोचो कि हम एक ही सॉफ्टवेयर से सारा काम कर लें, एक ही सॉफ्टवेयर खरीद ले 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपए का, और उससे सारा काम कर ले, तो नहीं हो पाएगा। आपको 2-3, अगर आपको अच्छे लेवल पे काम करना है तो आपको फिर तो कम से कम 7-8 बॉक्स रखने पड़ेंगे, ताकि आपके पास से कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए जो भी फ़ोन आए वो लौटे ना। लेकिन जो ये 2-3 जो सॉफ्टवेयर है, इनमें ये है कि आपका बहुत अच्छे हद तक आपका काम हो जाएगा। बहुत रियल केस है जो आपका कोई सेट वापस जाएगा, वरना ज़्यादा कर क्या है, इससे काम हो जाएगा। इसके बाद अगला लिख लीजिएगा CM2। ये सैमसंग का है। अब इसमें क्या है, कस्टमर ने फॉर्मेट कर दिया। अब इसमें जो लॉक लगा हुआ है वो FRP लगी हुई है। इसमें जब वाईफाई कनेक्ट करके हम आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए मान लीजिए आपने किसी भी फ़ोन को फॉर्मेट करा या उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम किया, तो जो अभी हमने आपको बताया ना, उसके बाद कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा, तो जब भी आप उसमें नेट की कनेक्टिविटी करके आगे बढ़ाओगे तो उसमें आपसे ये कंडीशन पे आके फ़ोन रुक जाएगा। यहाँ पे क्या मांग रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है। अभी हमने आपको क्या बताया था, FRP जो होती है वो गूगल की सिक्योरिटी होती है। अब गूगल की फ़ोन के अंदर जो प्ले स्टोर की आईडी पड़ी होती है वही उसकी FRP होती है। अगर आप अभी इसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दोगे जो इस फ़ोन में फॉर्मेट होने से पहले पड़ी हुई है, कब पड़ी है, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटिव कोई भी काम करने से पहले पड़ी हुई है, मतलब जो इसका ऑनर ईमेल आईडी है वो आईडी लेगा। आपको अगर हम नई ईमेल आईडी बना के डाल दें तो फिर सिक्योरिटी किस बात की, अगर भाई इनके में कोई ATM का अगर कोई पिन है, अगर हम वो पिन चेंज ही करके डाल देंगे तो फिर फ़ायदा क्या सिक्योरिटी का, है ना। तो ये क्या है, ईमेल आईडी, इसी को बोलते हैं FRP लॉक। कौन सा लॉक? अब क्या है, जैसे ये एक जो मॉडल है A23, सैमसंग का A23 है। अब इसकी जो FRP है वो अभी तक किसी भी, इसमें जो सिक्योरिटी पैच पड़ा हुआ है वो पड़ी हुई है आपकी अक्टूबर की। कौन सी? अक्टूबर की। जो हमारे सॉफ्टवेयर है उनमें सितंबर तक की सिक्योरिटी ब्रेक करने का सपोर्ट अभी तक है, लेकिन इसमें अक्टूबर की पड़ी हुई है तो वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो ऑनलाइन क्रेडिट बेस्ड काम है उनके थ्रू ये हो जाएगा। अब है क्या कि सैमसंग में जो अभी जैसे ये मॉडल है, इसको करने के लिए एक फ़ोन को 5 क्रेडिट देने पड़ेंगे। तो उसमें क्या है, अगर आपको एक फ़ोन को करना है अनलॉक FRP सिर्फ, तो उसके लिए आपको 5 क्रेडिट देने पड़ेंगे। 5 क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट आपका हो गया $1, और $1 आपका 80-83 रुपये चल रहा होगा, 80 रुपये मान लो, तो 5 क्रेडिट कितने के हो गए? 400 रुपये। तो क्या हुआ, प्राइस अब हो गया
तो क्रेडिट बेस्ड जो रहता है काम वो महंगा रहता है, लेकिन वो काम तभी होता है जब आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उसको नहीं कर पाते। जैसे ओप्पो है, ओप्पो में क्या है कि जो उसकी जो मॉडलों के सपोर्ट हमारे डोंगलों में या टूलों में नहीं है, उनकी जो फ्लैशिंग है वो आज के टाइम पे 1800 रुपये हो रही है। कितने? ऑनलाइन वाले टूल का फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अभी हम इसके 100 क्रेडिट लेंगे तो एक फ़ोन को करने के लिए कितने क्रेडिट देने पड़ रहे हैं? 5 क्रेडिट मतलब 400 रुपये। अब हमने क्रेडिट तो ले लिया, अब मान लो अगर शाम को एक नया अपडेट आ जाए कि अगर शार्क टूल से किसी भी सैमसंग की अक्टूबर की करनी है तो उसके लिए 10 क्रेडिट लगेंगे। कितने लगेंगे? तो पहले मेरे 100 क्रेडिट में कितने हो रहे थे? 20 फ़ोन। अब कितने होंगे? 10 फ़ोन होंगे, 800 रुपये, मतलब जो भी होंगे कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब मान लो अगर 2 दिन के बाद किसी बॉक्सिंग में अपडेट आ जाए तो मेरे क्रेडिट क्या हो गए? बेकार हो गए भाई। 800 1000 कोई देगा ही नहीं। जब बाकी जगह 100 में हो रहा तो हमको क्यों देगा 1000 रुपये? देगा क्या? कोई बेवकूफ़ी होगा जो देगा, अगर नहीं पता होगा उसको तो ये भी होता है कि क्रेडिट ज़्यादा लेने में भी दिक्कत होती है ना। तो इसके लिए ये रहता है कि आप खुद मत लो, आप किसी थर्ड पार्टी से करवा लो।